तो ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 5 और ये है इसका लास्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवापोरेशन एंड कूलिंग कॉज्ड बाय द इवापोरेशन। देखो इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इवापोरेशन और बॉइलिंग या वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। देखो अगर तुम पोछा लगा रहे हो, ठीक है, पसंद नहीं है लेकिन तुम लगा रहे हो, तुमने पानी को फैलाया, ठीक है, और पानी क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद इवापोरेट हो गया, गायब हो गया, ठीक है। लेकिन तुम धरती को छुओ, क्या धरती गर्म हुई? नहीं, ठंडी हो गई होगी। ऐसे ही लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो, पानी को ले रहे हो और पानी को गैस पे चढ़ा रहे हो, गैस पे चढ़ाया आपने और अब भाप बन रही है। अब तुम पानी छुओ, पानी गर्म होगा, पानी ठंडा होगा, गर्म होगा। यानी जब तुम पानी को हीट करके उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाते हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाते हो, और उसके बाद वो गैस में चेंज हो रहा है, तो वो बॉइलिंग है। लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, उसको पानी को क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर दे रहे हो, फैला दे रहे हो, और वो अपने आप ही गैस में चेंज हो रहा है, कपड़े सूख जा रहे हैं, ये सारे एग्जांपल जो आ रहे हैं उनको हम इवापोरेशन कहते हैं। तो बस इतना फर्क है कि अगर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद गैस में चेंज हो तो वो आपका बॉइलिंग है। लेकिन अगर कोई अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, आपका पानी का जब तुम पोछा लगाते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस में तुम हाथ ही नहीं रख पाओगे, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी का टेम्परेचर नहीं है, ठंडा है, बल्कि पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका जो लिक्विड है, पानी जो है, वो भाप में चेंज यानी गैस में चेंज हो रहा है। अब गैस में चेंज हो रहा है यानी लिक्विड जो है हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट से पहले, इसका मतलब वो क्या है, इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो इवापोरेशन है, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद चेंज होगा तो बॉइलिंग है। गैस पे चढ़ाया, पानी आपका भाप में चेंज हो गया तो वो बॉइलिंग हो गया। छत पे रख दिया पानी ले जाके और पानी छत में फैला दिया तुमने पानी, और पानी सूख गया पूरा का पूरा, पानी उड़ गया, तो वो इवापोरेशन है। तो जब भी कोई हम सूखना बोलते हैं, कपड़े सूख रहे हैं, पानी गिर गया, पानी सूख गया, हमारा छत पानी गिर गया तो सुखा दो, पानी को पोछा लगा दो, ये सब इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन तुम जब पानी को गर्म करते हो, चाय बनाते हो, चावल को उबालते हो, तो उस टाइम जो वेपर निकलते हैं वो बॉइलिंग का एग्जाम्पल है। तो पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस। इवापोरेशन में भाई इतनी हीट लगती है, लेटेंट हीट के बराबर लगती है, लेकिन बॉइलिंग में एक्स्ट्रा हीट लगती है ना। तो बस ये मेन डिफरेंस है इसका। आगे चलते हैं, इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन पॉइंट्स के ऊपर, किन किन बातों के ऊपर आपका इवापोरेशन डिपेंड करता है, किस किस चीज़ से इवापोरेशन को फर्क पड़ता है कि इवापोरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, इवापोरेशन की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो सबसे पहला हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या होता है हिसाब किताब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना, पानी के अंदर एनर्जी बढ़ती रहती है, लिक्विड की एनर्जी बढ़ती रहती है, ऐसे में गैस में चेंज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप खुद सोचो तुम ये बात कि कपड़ा जो है आपका वो गर्मियों में आसानी से सूखता है या ठंडियों में आसानी से सूखता है, तो क्या जवाब है, गर्मियों में सूखता है, तुरंत सूख जाता है गर्मियों में। तो गर्मियों में क्या है भाई, वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसे में लिक्विड जल्दी गैस में चेंज होगा और आपका इवापोरेशन फास्ट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन भी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो इवापोरेशन भी घट जाती है। तो टेम्परेचर जो होता है हमारा, अगर तुम ऐसे ध्यान रखो तो इवापोरेशन जो है हमारा, ऐसे ध्यान रखो तुम, इवापोरेशन जो है हमारा, इवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे आपका इवापोरेशन भी घटता जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने अगला पार्ट पे। अगला क्या है हमारे पास, इवापोरेशन का सेकंड इफेक्ट, सरफेस एरिया। सोचो अगर पानी गिर गया, धरती पे पानी गिर गया, क्या करते हो तुम, पोछा लगा के फैला देते हो। अरे भाई काम कर, इसको फैला दे, फैलाने से क्या होता है, जल्दी सूख जाता है भाई। अगर पानी एक जगह पे इकट्ठा गिर गया तुम क्या करते हो, पोछा लगा के फैला देते हो ना। तो फैलाने से क्या होता है भाई कि फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका जल्दी सूख जाएगा वो ज़मीन, है ना। तो हम पोछा इसलिए ही लगाते हैं ताकि वो पानी फैल जाए, और फैलने के बाद क्या हो सके, वो ईजिली इवापोरेट हो सके। तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवापोरेशन बढ़ता है, और सरफेस एरिया घटता है तो इवापोरेशन घटता है। तो दोनों केस में क्या आया, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो टेम्परेचर भी इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, और सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, इवापोरेशन के, है ना। थर्ड टॉपिक देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास, विंड स्पीड। अब खुद सोचो कि कभी कभार क्या होता है, बारिश हो गई, ये ठंड का टाइम, ठंड के टाइम में तुमने घर में कपड़ा सुखाने के लिए डाला, है ना, घर में सुखाने के लिए डाला, क्या करते हो, पंखा बंद करते हो, पंखा चालू करते हो, क्या करते हो भाई,
पंखा चालू कर देते हो। पंखा चालू करने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं कपड़े जल्दी? तो भाई पंखे से हवा की स्पीड बढ़ जाती है। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके कपड़े में से हवा ज़्यादा पास होगी। अगर ज़्यादा पास होगी तो लिक्विड को जल्दी जल्दी लेके जाएगी। तो अगर आपका कपड़ा है, उस कपड़े में से लिक्विड हवा जल्दी जल्दी पास हो रही है तो पानी को लेके जा रही है, और जितना ज़्यादा पानी को लेके जाएगी और जल्दी आपका कपड़ा सूख जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जितनी तेज़ हवा चलेगी पानी उतनी जल्दी सूख जाता है हमारा। तो विंड स्पीड के भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन होता है क्या हमारा, इवापोरेशन। विंड स्पीड के भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन होता है। तीसरा हमारे पास फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है हमारा, देखना एक बार। थर्ड फैक्टर क्या है हमारे पास, ह्यूमिडिटी। भाई आजकल क्या है, मेरे भी निकल रहा है थोड़ा सा, तो आजकल क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा उमस होती है। उमस कहते हैं ना, चिपचिपी सी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। तो उमस का मतलब क्या होता है कि हवा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, बारिश के टाइम में क्या होता है, इवापोरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हवा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हवा में पहले से ही पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो उसका मतलब ये है कि वो गैस में चेंज, मतलब आपका और पानी जाने की जगह नहीं है, दिक्कत हो रही है। तो अगर जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती रहेगी हवा के अंदर, वैसे ही कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा या पसीने जल्दी नहीं सूखेंगे आपके। इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन कम हो जाती है, और ह्यूमिडिटी घटती है, जितना सूखा, जितना ड्राई डे होगा ना, जितना ज़्यादा सूखा होगा उतना ही जल्दी आपका कपड़ा सूख जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन कम हो जाती है, और ह्यूमिडिटी अगर घट गई तो आपका इवापोरेशन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, इनवर्सली ऑपोजिशन होता है। आप कह सकते हो ये इनवर्सली ऑपोजिशन होता है इवापोरेशन के। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हवा में पानी की मात्रा जो होती है, हवा में एयर में पानी की मात्रा अगर बढ़ती है तो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी आता है। तो हवा में पानी की मात्रा को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितना ज़्यादा पानी, ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया पूरा का पूरा। इफेक्टर इफेक्टिंग 4 इफेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखना है। पहले 3 तो डायरेक्टली है और लास्ट वाला इनवर्सली है। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवापोरेशन कम होगी, और ह्यूमिडिटी घटाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगी। बाकी केस में अगर इनको बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगी, और तो घटाओगे तो इवापोरेशन भी घटेगी, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। अगला क्या है हमारा टॉपिक, अगला क्या है भाई हमारा टॉपिक, कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन। भैया इसके तो क्वेश्चन भरे पड़े हैं क्वेश्चन, मतलब तुम्हें ध्यान रखना है, टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी तुम्हारे हाथ पे अगर कोई पेट्रोल वगैरह कभी गिरा हो तो तुम्हें फील होगा ठंडा ठंडा, बिल्कुल थिनर गिर गया हाथ, बिल्कुल ठंडा ठंडा फील होता है। ठंडा कैसे फील होता है, ठंडा क्यों लगता है वो हमें? वैसे तो तुम छूओगे गर्म है वो, लेकिन तुम्हारे शरीर पे गिरा ठंडा लग रहा है, क्यों? क्योंकि जब आपके शरीर पे लिक्विड गिरता है ना तो वो गैस में चेंज होता है, इवापोरेट होता है, इवापोरेशन होता है उसका। और इवापोरेशन के लिए चाहिए हीट, गर्मी चाहिए। अब वो तुम्हारे शरीर पे है तो हीट कहाँ से लेगा बेचारा, थोड़ा बहुत सराउंड से ले लेता है, बाकी तो आपके शरीर से लेगा। तो आपके हाथ में पेट्रोल गिरा तो पेट्रोल को गैस में चेंज होने के लिए जो गर्मी चाहिए वो आपके हाथ से ले गया वो, इसलिए आपका हाथ क्या हो गया, ठंडा। तो सिंपल सी बात, इतना ध्यान रखो। इवापोरेशन से कूलिंग कैसे कोज होती है, तो इवापोरेशन होने के लिए चाहिए होती है हीट। जिस सरफेस पे वो पड़ा होगा वहीं से हीट ले लेगा, इसी वजह से क्या होता है, वो सरफेस ठंडी हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन। तो हमेशा इसके एग्जाम्पल, हमेशा आंसर भी ऐसी तरीके से लिखने हैं कि लिक्विड इवापोरेट होता है, इवापोरेट होने के लिए ड्यूरिंग द इवापोरेशन इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करता है ऑन विच इट प्रेजेंट, जहां पे वो प्रेजेंट होगा। एज अ रिजल्ट द सरफेस बिकम्स कूल। इसी वजह से क्या होता है, सरफेस आपका कूल हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, हर जगह पे यही आंसर आएगा। जब भी मैं कूलिंग की बात करूंगा तो मतलब लिक्विड है, लिक्विड को इवापोरेट होना है, इवापोरेट होने के लिए वो हीट लेगा, और हीट लेने की वजह से ठंडा कर देगा। सब जगह आंसर ये चिपका देना। देखना भाई ध्यान से, देखना भाई ध्यान से क्या है, देखना एक बार। तो ये हो गया हमारा पहला अर्थन पोट। मटका पानी को ठंडा कैसे कर देता है, मटके में पानी ठंडा कैसे होता है भैया? वहाँ तो कोई कूलर नहीं लगा रखा, वहाँ तो कोई मैंने बिजली नहीं लगा रखी, ना कोई प्लग लगा रखा, लेकिन फिर भी जो मटका होता है, मटके में पानी ठंडा होता है। मटके का पानी ठंडा होता कैसे है? देखो भाई, मटके के अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं उसके, हल्के हल्के। मटके को तुम खाली रखोगे ना ड्राई, उसका कलर अलग होता है, लेकिन जब उसमें पानी डाल दे तो कलर उसका दिखता है कि गीला मटका है वो। इसका मतलब क्या है कि पानी डालने से मटके के छोटे छोटे छेद में से पानी बाहर आता है। हल्के हल्के जो होल्स हैं उसके अंदर, हल्के हल्के जो पोर्स है, इन पोर्स में से पानी जो है वो बाहर आता है। तो पानी अगर बाहर आएगा तो सरफेस पे रहेगा, और सरफेस पे अगर पानी पड़ा हुआ है तो ये इवापोरेट होगा, गैस में चेंज होगा। और भाप में, गैस में चेंज होने के लिए, इवापोरेट होने के लिए गर्मी चाहिए। गर्मी कहाँ से ले रहा हूँ, मटके से ले रहा हूँ, मटके के अंदर के पानी से ले रहा है, इसलिए मटका क्या होता है, ठंडा। मतलब जो बाहर का पानी है वो भाप में चेंज होता है, वो अपनी कुर्बानी दे के अंदर के पानी को ठंडा कर देता है। सिंपल सी बात। तो छोटे छोटे छेद उसके अंदर है, छोटे छोटे छेद से पानी बाहर आया, और पानी को इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए, अभी बताया ना, हीट चाहिए। और वो हीट कहाँ से लेता है, मटके के अंदर के पानी से, इसीलिए मटके के अंदर का पानी ठंडा होता है। तो आंसर लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, एक बार तुम्हें फील जरूर कर लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट चले हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अगला, अगला क्या है हमारे पास, प्रेस्पिरेशन।
भाई हमारा पसीना जो है वो क्यों आता है, पसीना क्या काम करता है? तो रियलिटी में भाई पसीना इसलिए आता है हमें ताकि वो हमारी बॉडी को कूल कर सके, ठंडा कर सके। क्यों? जब हमें गर्मी लगती है ना तो हमारे शरीर से पानी निकलता है, पसीना निकलता है, और ये पसीना इवापोरेट होने के लिए, गैस में चेंज होने के लिए गर्मी कहाँ से लेता है? हमारे शरीर से लेता है। अगर हमारे शरीर से गर्मी लेगा तो हमारे शरीर को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। यानी अगर पसीना आपको आ रहा है और आपने हवा चला दिया, तो पंखा चला दिया तो वो ठंडा ठंडा लगता है, कूल लगता है बिल्कुल। कहाँ से कूल लग रहा है? ये कहाँ से कूलिंग आ रही है? पंखे की अलग से कूलिंग हो रही है? नहीं, पंखा तो उतना ही चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो ये अलग से कूलिंग इसलिए आ रही है कि जो पसीना है ना वो भाप में चेंज हो रहा है, वो गैस में चेंज हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, और इवापोरेशन के लिए वो हीट कहाँ से ले रहा है? आपकी बॉडी से ले रहा है, इसलिए आपकी बॉडी को ठंडा कर रहा है। क्लियर है भाई? तो सिंपल सी बात होगी, हमारे पास पेरेस्पिरेशन हमारी बॉडी को ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है, और ये हीट कहाँ से लेता है? हमारी बॉडी से लेता है, इसलिए हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक अगला, कॉटन क्लॉथ्स। भाई हमें गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? इसके लिए देखा होगा ना, बैग टांगा होगा कभी तो पूरा का पूरा गीला हो जाता है, या अगर पसीना किसी को आ रहा पूरी की पूरी टी शर्ट गीली होती है। अगर आप लाइलॉन का कपड़ा पहनते हो, ऐसा कपड़ा पहनते हो जिसमें से पसीना बाहर नहीं आ पाएगा, तो ऐसे में क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर ही पसीना हो जाएगा, उससे रेसेस होंगे, आपको खुजली होगी, गर्मी लगेगी, चिपचिपापन सा होगा, अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कपड़ा पहन रखा है, जिस कपड़े में कॉटन का क्लॉथ पहन रखा है, जिस कपड़े से पसीना पार हो सकता है, अगर पसीना पार हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो इवापोरेट होने के लिए फिर हीट लेगा। तो पसीने का काम आपकी बॉडी को ठंडा करना होता है, और पसीना जब इवापोरेट हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा? आपकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ, पसीने का जो काम है वो हो जाएगा। तो गर्मियों के टाइम में कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनने चाहिए कि कॉटन क्लॉथ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो इवापोरेट जब होगा पसीना, आपकी बॉडी को ठंडा भी कर देगा वो। तो ऐसे में क्या होगा? आपको रेसेस वगैरह भी नहीं होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी, और पसीने का जो काम है आपकी बॉडी को ठंडा करना वो भी हो जाएगा। इसलिए गर्मियों में कॉटन का क्लॉथ पहनना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कॉटन का क्लॉथ पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये पसीना जब इवापोरेट होता है तो हमारी बॉडी को ठंडा करता है, इसीलिए कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। अगर तुम ऐसे क्लॉथ पहनोगे जो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ऐसे में क्या होगा? आपको बहुत गर्मी लगेगी और रेसेस वगैरह हो जाएगी, खुजली वगैरह होगी बहुत ज़्यादा। इसी वजह से हमें गर्मियों में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना भाई। चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर क्या होता है भाई? कूलर जो हमारे घरों में लगाते हैं। कूलर कैसे ठंडा करता है कमरे को? भाई कूलर के अंदर पानी होता है, अलग सिर्फ पंखा रहेगा तो इतना काम नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर पानी गिर रहा होता है। वो पानी क्या करता है? कमरे के अंदर हवा के साथ पानी छोड़ रहा होता है। ये पानी इवापोरेट होने के लिए, जब अब सोचो कि कूलर ने तो क्या करा, इस कूलर ने क्या करा? कमरे के अंदर हवा के साथ साथ पानी के छोटे छोटे बूंद छोड़ दिए। कभी कूलर के सामने खड़ा होना तो मैं पानी क्या छींटे महसूस होगी, हल्की हल्की पानी आ रहा है उसके अंदर से। तो कूलर क्या करता है? हमारा हवा के साथ पानी के कुछ पार्टिकल भेज देता है, और ये पार्टिकल हवा में रहते हैं और इवापोरेट होने के लिए गर्म हीट लेते हैं, और हीट कहाँ से लेते हैं? या हमारे कमरे से लेते हैं, इसलिए हमारे घर को ठंडा कर देते हैं। सिंपल सी बात हुई कि जो हमारा कूलर है वो घरों के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें फेंकता है, और ये पानी की बूंदें इवापोरेट होने के लिए गर्मी कहाँ से लेती है? हमारे कमरे से लेती है, इसलिए हमारे कमरे को ठंडा कर देती है। क्लियर है भाई? और सब जगह आंसर ये है भाई, लिक्विड है, इवापोरेट हो रहा है, और इवापोरेट होने के लिए क्या ले रहा है? हीट ले रहा है, और सामने ठंडा कर दे रहा है। चाहे वो पसीने वाली बात हो, चाहे मटके वाली बात हो, मटके में पानी इवापोरेट हो रहा था, ठंडा कर दे रहा था, पसीने में भी पसीना इवापोरेट हो रहा था, ठंडा कर दे रहा था। यहाँ भी सेम वही है कि डेजर्ट कूलर पानी छोड़ रहा है, और पानी इवापोरेट होने के लिए हीट ले रहा है, इसलिए ठंडा कर दे रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर आपका। नेक्स्ट आपका क्या है? कप वर्सेस प्लेट। भाई चाय को ठंडा करने के लिए, अगर तुम्हें चाय जल्दी जल्दी पीनी है, ठंडी करनी है, जल्दी ठंडी करनी है, तुम प्लेट में डाल लेते हो उसको, इस तरीके से प्लेट में डाल के, सोसर बोलते हैं इसको, आप इसमें डाल के पीते हो। क्यों? क्या रीज़न है? तो भाई अगर कप को देखो, कप का सरफेस एरिया कम है, अगर सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन कम होगा। बताया, सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया घटने से इवापोरेशन कम होता है। तो कप का एरिया कम है, ये जो एरिया है कप का, ये एरिया कम है। अगर ये एरिया कम है तो इवापोरेशन धीरे हो रही है, अगर इवापोरेशन धीरे हो रही है तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपका लिक्विड गैस में कम चेंज हो रहा है, और लिक्विड अगर गैस में कम चेंज होगा, इसका मतलब ये है कि इवापोरेशन स्लो होने की वजह से आपका चाय धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा, आपका ज़्यादा लिक्विड इवापोरेट होगा, ज़्यादा लिक्विड आपका इवापोरेट होगा। अगर ज़्यादा लिक्विड इवापोरेट होगा तो इसका मतलब ये हीट, लिक्विड मतलब इवापोरेट होने के लिए हीट तो इसी से लेगा ना, तो हीट यहाँ से लेगा, ज़्यादा लिक्विड इवापोरेट होगा तो हीट भी ज़्यादा ले लेगा। अगर ज़्यादा हीट ले लेगा तो आपका चाय भी जल्दी ठंडी हो जाएगी। कहने का मतलब है प्लेट में चाय जल्दी ठंडी जाती है क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और कप में चाय धीरे धीरे ठंडी होती है क्योंकि इवापोरेशन कम होता है। इसलिए प्लेट में चाय जल्दी ठंडी होती है और प्लेट में पीना आसान होता है हमारा। क्लियर है? ये कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास? प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। तो यहाँ पे हमारा इवापोरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये जो है हमारा एक कंडेंसेशन का एक टॉपिक है। तो हवा में तो पानी पहले से ही है, तो कभी देखा होगा ना तुमने, कोई ठंडा, अगर तुम कोई ग्लास लो या ठंडी कोई बोतल ले लो तो उसके चारों तरफ पानी आ जाता है। पानी कहाँ से? अंदर का पानी बाहर आ रहा है? नहीं भाई, अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा। तो ये पानी बाहर आ कहाँ से रहा है? तो रियलिटी में क्या होता है कि ठंडी बोतलों की सरफेस ठंडी होती है, और इसके ऊपर जब पानी टकराता है ना,
एयर टकराता है तो एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है एयर के अंदर, और ये जब टकराएगा इससे तो ये क्या करेगा, उस पानी की मॉलिक्यूल ठंडा कर देगा। अब सोचो अगर तुम गैस को ठंडा करोगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो जो एयर में पानी प्रेजेंट था वो ठंडा होने की वजह से लिक्विड में चेंज हो गया, कंडेंस हो गया और इसके ऊपर आ गया। दिख रहा है ये वाटर ड्रॉपलेट सारे के सारे पानी आ रहा है इसके ऊपर। तो ठंडी सरफेस क्या करती है हमारी, असली में पानी जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर उसको लिक्विड में चेंज कर देती है और लिक्विड में चेंज होने की वजह से उसके सरफेस पे आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ठंडी सरफेस के ऊपर पानी आता है वो एटमॉस्फेयर का ही पानी है, कंडेंसेशन की वजह से आ रहा है। सिंपल, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये प्रूफ है हमारे एटमॉस्फेयर में पानी होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पानी वाटर है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन टॉपिक्स के। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, कौन इनमें से इवापोरेशन को बढ़ाएगा। डिक्रीजिंग सरफेस एरिया कम करोगे तो यार एरिया कम कर दोगे तो धीरे सूखेगा ना, इसका मतलब सरफेस एरिया इवापोरेशन कम हो जाएगा, हमें तो इवापोरेशन बढ़ाना है, तो ये तो है नहीं टॉपिक। इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो इवापोरेशन है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है। इंक्रीज द विंड स्पीड, हाँ विंड, हवा की जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही ज़्यादा तेजी से इवापोरेशन होगी, उतनी जल्दी कपड़ा आपका सूख जाएगा। इसका मतलब फास्ट इवापोरेशन किस में होगी आपकी, जब आप टेम्परेचर, जब आप क्या करोगे, विंड स्पीड को बढ़ाओगे, विंड स्पीड बढ़ेगी तो आपकी इवापोरेशन भी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फैक्टर स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इवापोरेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, इवापोरेशन को धीरे कर देता है। हाई टेम्परेचर, ड्राई एयर, ह्यूमिडिटी, लार्ज सरफेस एरिया, क्या इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो स्लो डाउन कर देता है। टेम्परेचर हाई करोगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, हमें स्लो करना है तो हाई टेम्परेचर हाई करोगे, गर्मियों के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर तो नहीं है। ड्राई एयर, जितनी सूखी एयर होगी उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा क्योंकि पानी की मात्रा कम है हवा में पानी की मात्रा कम है, जल्दी सूखेगा कपड़ा, ये भी नहीं है। हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो एयर में हवा पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एयर में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो जो आपका इवापोरेशन होगा अपने आप ही स्लो डाउन पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी होगी तो आपका इवापोरेशन कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना था, स्लो करना था, तो स्लो करने के लिए हमें ह्यूमिडिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही इवापोरेशन कम होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। वाई डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, क्यों इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है, क्या रीजन है। तो सिंपल सी बात है यार, इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस में चेंज होता है, और लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, और वो हीट लेता है, इसी वजह से क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है। तो आंसर क्या है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, या सॉरी बिकॉज इट प्रोड्यूस हीट, हीट तो प्रोड्यूस करता नहीं है ये, बिकॉज इट इंक्रीज टेम्परेचर, या टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, और इट रिड्यूस ह्यूमिडिटी, ये भी नहीं है। तो इसका क्या करता है, क्योंकि आपका जो इवापोरेशन है उसको इवापोरेशन होने के लिए हीट की जरूरत होती है, बिना हीट के वो इवापोरेट नहीं हो सकता, इसी वजह से क्या है हमारे पास, आपको हीट की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए है ना भाई, इसका आंसर ए है। अगला क्या है हमारे पास, वाई डू वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। हम जो तेज हवा वाला दिन होता है, जिस दिन में हवा चल रही होती थी उसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, अरे सिंपल सी बात है यार, हवा तेज चलेगी तो बताया था ना आपको, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका पानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा उसके अंदर से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इवापोरेशन फास्ट होगी, इवापोरेशन फास्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती है तो इवापोरेशन फास्ट होती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये आंसर सिंपल है, सिंपल वे में सिंपल आंसर लिखना, बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो इनको, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, वाई डू वी फील कूल व्हेन वी अप्लाई अल्कोहल ऑन आवर स्किन। अल्कोहल हमारे हाथ पे गिरता है तो हमें ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि अल्कोहल इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होने के लिए हीट कहाँ से लेता है, हमारी बॉडी से, इसलिए हमारा हाथ ठंडा कर देता है। सिंपल, ये भी इजी क्वेश्चन था ये भी। ये था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट पार्ट। इसके इस टॉपिक के हमने पूरा सारे टॉपिक जो भी थे इस चैप्टर के अंदर हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हमारा इसके बाद आपका वन शॉट आएगा, वन शॉट के अंदर हम सारे टॉपिक पूरे के पूरे एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, वो रिवीजन के लिए बेस्ट है, लेकिन आपको हर टॉपिक डीपली समझना है, अच्छे समझना है, तो आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।